सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अमेरिका से 3 मौत की खबरें आई। चार्ली कर्क, एक फार राइट कमेंटेटर, चंद्र नागामलैया, एक इंडियन इमिग्रेंट, और इरीना जरूत्स्का, एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी। 3 अलग अलग लोग और 3 बिल्कुल ही अलग कहानियां, लेकिन तीनों का एक ही सच है कि अमेरिका सिर्फ एक इमिग्रेशन क्राइसिस से नहीं बल्कि पूरा का पूरा सोसाइटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। पहला केस था चार्ली कर्क का, एक वेल नोन फार राइट कमेंटेटर का, जिनको 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान गोली मार दी गई। इवेंट में करीब 3000 लोग थे और गोली एक पास की बिल्डिंग के छत से चलाई गई थी। गले में शॉट लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे सस्पेक्ट है टाइलर जेम्स रॉबिन्सन। 22 साल का लड़का है ये। उस पर इल्ज़ाम है कि वो पॉलिटिकली रेडिकलाइज था और कर्क के खिलाफ काफ़ी नफरत थी उसके अंदर। FBI और लोकल पुलिस दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। चार्ली कर्क की किलिंग और भी सिंबॉलिक बन गई, क्योंकि उस दिन जब उन्हें गोली लगी वो एक स्टूडेंट के गन वायलेंस पर सवाल का ही जवाब दे रहे थे। यानी कि वो स्टेज पर ही फायर आर्म्स पॉलिसी की बात कर रहे थे और उसी वक्त उनको वो स्नाइपर का शॉट लगा। कर्क ने पहले भी हमेशा गन्स के राइट्स को ओपनली सपोर्ट किया था। वो सेकेंड अमेंडमेंट के स्ट्रॉन्ग डिफेंडर थे और अक्सर अपने स्पीचेस में बोलते थे कि गन्स का एक्सेस एक फंडामेंटल लिबर्टी है। आयरॉनिकली उनकी मौत भी एक गन की वजह से ही हुई। अब ये जो पूरा मर्डर का इंसिडेंट था, ये अमेरिका के कॉन्ट्राडिक्शंस को दिखाता है कि एक तरफ तो आप गन्स को अपने फ्रीडम का सिंबल समझते हो और दूसरी तरफ यही गन्स आपके पब्लिक प्लेसेस, आपके स्कूल्स, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल अनसेफ बना देते हैं। दूसरा केस था चंद्र नागामलैया, एक 50 साल के इंडियन ओरिजिन मोटेल मैनेजर का। 10 सितंबर की सुबह डाउनटाउन स्वीट्स मोटेल में चंद्र अपने काम पे थे और उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बोला था कि ख़राब वॉशिंग मशीन को यूज़ ना करे। और यही छोटी सी बात इतनी बड़ी लड़ाई में बदल गई। अक्यूज्ड का नाम है योर्दानिस कोबोस मार्टिनेस। ये एक 27 साल का क्यूबन नेशनल है। जब चंद्र ने उसे समझाया तो वो इतना गुस्से में आ गया कि वो एक मशेटी ले आया। चंद्र भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मार्टिनेज ने उन्हें मोटेल के कॉरिडोर में चेस किया। उस वक्त चंद्र की वाइफ और बेटे भी मोटेल ऑफिस में थे और उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अटैक इतना ब्रूटल था कि मार्टिनेज ने पहले तो मशेटी से कई वार किए और फिर चंद्र का सर उनके धड़ से ही अलग कर दिया। बाद में उसने उनके सर को पार्किंग लॉट में घुमाया और फिर एक डंपस्टर में फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर मार्टिनेज को अरेस्ट किया और उस पर कैपिटल मर्डर का चार्ज लगाया है। रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि उसके पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जिसमें कि ऑटो थेफ्ट, असॉल्ट और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जैसे केसेस शामिल हैं। चंद्र का परिवार, उनकी वाइफ और उनके बेटे इस पूरे इंसिडेंट के गवाह बने, जो कि उनके लिए एक अनइमेजिनेबल ट्रॉमा है। इंडियन कम्युनिटी में इस पूरे घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा और डर भी है, क्योंकि नागामलैया का मर्डर सिर्फ एक इमिग्रेंट क्राइसिस से ज़्यादा अमेरिका के पूरे डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। वैसे तो इंडियन अमेरिकन्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डायस्पोराज में से एक है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक CEOs, बिलियनर्स, पैसा और स्टेटस सब कुछ है, लेकिन बात जब पॉलिटिकल सेफ्टी की आती है तो वो अभी भी इनविजिबल है। इसीलिए जब FBI डायरेक्टर कैश पटेल चार्ली कर्क के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन चंद्र जैसे इमिग्रेंट के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलते, तो इंडियन डायस्पोरा का दर्द और भी गहरा हो जाता है। अब यही वो मोमेंट है जहां हम इंडियंस को समझ आता है कि सिर्फ हमारे डॉलर्स और हमारी डिग्रीज ही हमको सिक्योर नहीं बनाते हैं, और जो हमारी ट्रेजेडीज़ हैं वो अमेरिकन सोसाइटी बस एक सेलेक्टिव एम्पैथी के फिल्टर से ही देखती है। तीसरा केस था इरीना जरूत्स्का, एक 23 साल की यूक्रेनियन रेफ्यूजी जो वॉर से बचकर अमेरिका आई थी। 22 अगस्त को इरीना ट्रेन में हेडफोन्स पहने हुई थी और 34 साल का एक रैंडम पैसेंजर डी कार्लोस ब्राउन जूनियर, जिसका इरीना से पहले कभी कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ, उसने अचानक चाकू से इरीना के गले पर मल्टीपल टाइम्स अटैक किए। ब्राउन का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है, जिसमें कि रॉबरी और बर्गलरी के 14 से ज़्यादा अरेस्ट शामिल हैं। उसे पैरानोया और स्क्रीजोफ्रेनिया की बीमारी है और अभी 60 दिन की साइकेट्रिक इवैल्यूएशन चल रही है ताकि ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं ये डिसाइड किया जा सके। उसकी फैमिली के भी वायलेंट क्राइम्स का बैकग्राउंड रहा है। अब ये केस दिखाता है कि जो रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स हैं, जो कि अपनी सेफ्टी और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अमेरिका आते हैं, वो भी कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। आज अमेरिका में सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में से एक है इंडियन और साउथ एशियन इमिग्रेंट्स। FBI का डेटा दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में हेट क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं।
2024 में 11,679 हेट क्राइम इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। और हेट क्राइम के मेजर मोटिव्स होते हैं या तो रेस, एथनिसिटी और एंसेस्ट्री जो कि 53% है, या तो रिलीजन जो कि 25% है, और या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो कि 18%। रेस बेस्ड हेट क्राइम्स में एंटी ब्लैक इंसिडेंट्स में करीब 81% का इंक्रीज देखा गया, जबकि एंटी जूइश क्राइम्स में 212% और एंटी गे क्राइम्स में करीब 68% का इंक्रीज हुआ है। आज के टाइम में किसी पर्सन के स्किन कलर, उसके एक्सेंट या फिर उसके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ जेनोफोबिया है, जहां आउटसाइडर्स या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एक थ्रेट या फिर इन्फीरियर माना जाता है। इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज इस इंटॉलरेंस का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, और ये जेनोफोबिया ही है जिसकी वजह से ये जो सिंपल कल्चरल इनडिफरेंसेस हैं वो भी एक डेडली और वायलेंट इंसिडेंट का कारण बन जाती है। एट प्रेजेंट अमेरिका में लगभग 5.2 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो कि यूएस के टोटल एशियन पॉपुलेशन का करीब 21% हिस्सा है। ये नंबर इंडिया को यूएस में सेकेंड लार्जेस्ट एशियन कम्युनिटी बनाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से लगभग 2/3 यानी कि 66% इमिग्रेंट्स हैं, और बाकी रफली 1/3 सिटीजन्स यूएस बॉर्न हैं। ईयर 2000 में ये नंबर सिर्फ 1.3 मिलियन था, जो कि अब 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। सबसे ज़्यादा रिस्क में है स्टूडेंट्स, आईटी वर्कर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स। स्टूडेंट्स को तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के बाहर भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और जो आईटी वर्कर्स हैं, जो कि मेनली H1B वीज़ा पर आए हैं, एक तो उनको खुद की पहले जॉब की इनसिक्योरिटी होती है, और दूसरा उन्हें अमेरिकन जॉब्स खा जाने वाले आउटसाइडर्स की तरह देखा जाता है। और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि गैस स्टेशंस या फिर कन्वीनियंस स्टोर्स ओन करते हैं, वो अक्सर रॉबरीज, असॉल्ट्स या फिर हेट मोटिवेटेड क्राइम्स का सामना करते हैं, क्योंकि ये लोग एक तरह से विजिबल टारगेट्स बन जाते हैं। लेकिन अमेरिका को हमेशा एक स्टेबल डेमोक्रेसी और प्रॉस्पेरस सोसाइटी के रूप में देखा जाता था। आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, बल्कि अपने अंदर के ही इंटरनल डिवाइड्स हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक दूसरे को बस अपने राइवल्स नहीं बल्कि एनिमीज के रूप में देखते हैं। हर इशू, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर अबॉर्शन राइट्स या फिर इमिग्रेशन क्राइसिस, अब एक कल्चरल वॉर बन चुकी है। पॉलिसी डिबेट्स की जगह बस आइडेंटिटी की लड़ाई होती रहती है। साथ ही रेशियल टेंशंस और जीनोफोबिया भी अब उभर कर दिख रहे हैं। इमिग्रेंट्स, स्पेशली कि साउथ एशियंस, लटीनोज और ब्लैक कम्युनिटीज अक्सर इस हेट क्राइम्स और बायस का टारगेट बनते हैं। रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स को आउटसाइडर्स के रूप में देखना वहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है, और इस सब को एम्पलीफाई कर रहा है सोशल मीडिया। प्लेटफॉर्म्स एको चेम्बर्स बन जाते हैं, जहां लोग सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरों पे रिइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिदम्स, आउटरेज और हेट कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि डिविजन्स जो है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और इन सब का रिजल्ट ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रेडिकलाइजेशन, ये 3 चीज़ें अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। अब इन सब फॉल्ट लाइंस का नेट इफेक्ट ये है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। जब आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट पर चलती है, तो गवर्नेंस का पैरालाइज होना लाजमी है, और सोसाइटल ब्रेकडाउन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।